Hello, my dear students of 9th standard. Once again, welcome back to my YouTube video lecture of social science, chapter number 5, Movement Towards Independence. ये टॉपिक ये चैप्टर हमारा चल रहा है काफी टाइम से और इस बार this time around this is going to be the last lecture of this chapter. और जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसको मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है और आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक पेज नंबर 37 पे है वो टॉपिक, इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड द इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ इट। ओके, ये टॉपिक आज हमें पढ़ना है और लेसन हमें खत्म करना है, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा रिकैप जो है वो करना जरूरी है। आप लोग जानते ही हो कि कुछ 200-250 साल तक ब्रिटिशर्स हमारे देश में रहे थे और हमारे देश में रूल किया था। Since the time when they started living and ruling on our country, so many number of freedom fighters contributed themselves to get the freedom for our country. हमारे देश को आजाद करवाने के लिए काफी सारे क्रांतिकारियों ने योगदान दिया था, यहाँ तक कि अपने जान का भी बलिदान उन्होंने दिया था देश को आजादी दिलवाने के लिए, मातृभूमि को आजादी दिलवाने के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अल्टीमेटली व्हेन वी गॉट फ्रीडम एक्चुअली ऑन 15 August 1947, then it was a tremendous achievement for all those freedom fighters, for all those people of India, ओके, जिन्होंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया था या बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, सबके लिए एक खुशी का माहौल था। ठीक है कि चलो एट लास्ट इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब हमें आजादी मिल रही है। सो इट वाज एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड दैट डेट 15 August 1947 वाज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पन्नों में वो डेट रजिस्टर होने वाली थी, क्योंकि वो एक दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा जब इंडिया को आजादी मिलने वाली थी अंग्रेजों से। ओके, लेकिन डिस्पाइट such an outstanding achievement, we still had a pain in our hearts. Obviously हम लोग तो उस वक्त जिंदा नहीं थे, हम लोग उस वक्त नहीं थे इस दुनिया में, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारे जो लीडर्स, ग्रेट लीडर्स, और एक्चुअली वो लीडर जिन्होंने आजादी के लिए इतना टाइम से लड़ाई की थी, उनको भी कोई ना कोई दुख था। आजादी मिलने के बावजूद भी उनको कोई ना कोई दुख था, और पहले ही इस चैप्टर के दौरान मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिकली इट वाज नॉट एन आइडियल ओकेजन फॉर अस टू सेलिब्रेट। जो आइडियल तरीके से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए इस ओकेजन को, वो तरीके से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। वाई? तो उसकी उसका लॉजिकल रीजन यही है, मैं आपको आगे बता चुका हूं, आपको मालूम भी है कि देश का बंटवारा होने भी जा रहा था साथ में। ओके, एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट Indian Independence Act and Mountbatten Plan. Lord Mountbatten Plan, जो कि हमारे जो देश के आखिरी वाइसरॉय जनरल थे, ठीक है, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे भी हम कह सकते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो सी राजागोपालाचारी। ये सारी प्रोसीजर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन प्लान एक ऐसा सजेशन कर रहा था जिसकी बदौलत ये तय हो चुका था कि आजादी के साथ राइट फ्रॉम दैट मोमेंट ओनली, राइट फ्रॉम दैट डेट ओनली, देयर विल बी टू डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो देश के टुकड़े हो रहे थे, उस बात का हमारे लीडर्स को बहुत दुख था, और उसके साथ साथ कुछ सेंसिटिव घटनाएं ऐसी हो रही थी कि जो कम्युनिटी का डिवीजन हो गया था, उसकी वजह से पहली बात तो ये कि देश के टुकड़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ अफवाहों की वजह से, कुछ नफरत की वजह से जो दंगे फसाद शुरू हो गए थे, कम्युनल राइट्स जिसको हम कह सकते हैं हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
और बहुत ज्यादा दिन तक वो चले थे, बहुत ज्यादा महीनों तक चले थे इनफैक्ट। और मैं आपको आगे ये भी बता चुका हूं कि अनऑफिशियली अगर देखा जाए तो when the communal rights stopped and when it was calculated, especially the number of people who died in these communal rights, तो वो जो नंबर था वो बहुत ही हॉरेबल नंबर था। 4 से 5 लाख लोग पूरे देश के दोनों कम्युनिटी की ओर से मारे जा चुके थे। वैसे देखा जाए तो वजह कोई नहीं थी, कम्युनिटी का डिफरेंस यानी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब इंसान धर्म के आधार पर एक दूसरे के साथ जो डिफरेंस बनाता है, भेदभाव रखता है, तब उसको ये दिमाग में ख्याल नहीं आता कि सारे लोग सभी लोग एक हैं और इस आधार पे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। देश एक है तो एक साथ मिलकर हमें रहना चाहिए, बाकी तो हमें जीवन में जो संघर्ष करना होता है वो तो हमें करना ही होता है। If you have decided to become something in your life, then obviously you have to become that. ठीक है, ये धर्म के आधार पर या तो देश का नाम लेकर या तो इंडिया पाकिस्तान ऐसे दो अलग टुकड़े करके हमें कोई एक्चुअली इंडिविजुअली कोई किसी को फायदा नहीं होने वाला था। मैं बहुत ही पते की बात आपको बता रहा हूं कि just in order to be a very conscious and the educated, aware citizen of India, we also need to understand a few things. भविष्य में भी ये बातें आपको ध्यान में आएगी, आपको याद रखनी चाहिए, ऐसा मैं जरूर से मानता हूँ कि ऐसे भेदभाव रखना, ऐसे डिफरेंसेस रखना, उससे इंडिविजुअली किसी को कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो हमें संघर्ष करना होता है वो तो करना ही होता है। हमारे फैमिली की ओर हमें जो जिम्मेदारियां निभानी होती है वो तो निभानी ही होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमारा अलग देश बनाने से या तो हमारे धर्म को दूसरे के मुकाबले ऊंचा दिखाने से या सामने वाले को नीचा दिखाने से कोई फायदा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट अनफॉर्चुनेटली पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। और कुछ नेता लोग जो है उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, क्योंकि मैं लिटरली ये कहना चाहूंगा कि कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, दूसरा जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, तो कहीं पे ऐसा डिसीजन ले लिया गया कि आप अपना अलग से कंट्री मांग लो, आप वहां के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। धर्म के आधार पर ब्रिटिशर्स ने तो हिंदू और मुसलमान को अलग किया ही था आजादी मिलने से पहले ही। ये हमारे हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बात जो शुरू हुई थी वो लाइक डिवीजन ऑफ बंगाल जो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, वहां से बात शुरू हुई थी। फिर लाइक माइनॉरिटी कम्युनिटी हो आप, ऐसा करके इस्लाम धर्म के लोगों को इस तरह से उकसाया गया कि आपको अन्याय होगा, आपको ऐसा होगा, आपका सब सेपरेट होना चाहिए, वैसा करके उनके दिमाग में जहर भराया गया अंग्रेजों के द्वारा। डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी और अपनी पॉलिसी को एडॉप्ट करने में वो सब सफल रहे और आखिरकार हिंदूज और मुस्लिम के बीच में उन्होंने इस तरह से झगड़े करवाए। लेकिन वो जिम्मेदारी जो है वो हमारी है, हमें समझना जरूरी है कि ये एक षड्यंत्र था लड़ाने का, तो हमें नहीं लड़ना था। बट अनफॉर्चुनेटली एज आई कीप ऑन टेलिंग यू ओवर एंड ओवर कि कोई इस बात को नहीं समझा। हाँ, उस वक्त अवेयरनेस का लेवल कम था, एजुकेशन का लेवल भी कम था और अल्टीमेटली बात यहां तक पहुंच गई कि सब सेपरेट करते करते एक सेपरेट देश की ही डिमांड हो गई पाकिस्तान नाम से। और एक टाइम ऐसा आ गया कि महान जो लीडर्स हमारे थे, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल वगैरह, उनको भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखा और उनको भी ये लगा कि लाइक द डिवीजन ऑफ द टू कंट्री, दिस कंट्री इज इनएविटेबल, इसको नहीं डाल सकते, हम डिवीजन करना ही होगा। सो अल्टीमेटली दैट डिवीजन टुक प्लेस। बट मोर पेनफुल देन दैट वाज दैट कि कम्युनिटीज जो है, दो मेजर कम्युनिटीज, हिंदूज और मुस्लिम्स, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनल राइट्स जो है वो शुरू हो गए थे पूरे देश में। और इसलिए
ये जो टॉपिक लिखा है मैंने उसके मुताबिक इंडिया अचीविंग इंडिपेंडेंस, यहाँ पे तो टॉपिक तो बहुत अच्छे वर्ड में लिखा है कि लाइक इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड इमीडिएट प्रॉब्लम्स। इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट ये वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बाद वाला जो फ्रेज है वो बहुत ही क्रूशियल है, प्रॉब्लम्स। ओके, तो आजादी मिलने के साथ ही हमें प्रॉब्लम्स भी मिले साथ में, इसलिए आइडियल ओकेजन हमारे लिए नहीं बना सेलिब्रेट करने का, हम ज्यादा नहीं सेलिब्रेट कर पाए। और जैसा आगे प्रीवियस लेक्चर में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि गांधी जी बहुत दुखी थे, उन्होंने राजनीति छोड़ दिया, पॉलिटिक्स छोड़ दिया, एंड ही प्लंज्ड इनटू डीप मेडिटेशन। बाकी का जितना भी समय, ऑलरेडी ही वाज लाइक वेरी ओल्ड एट दैट टाइम, बट फॉर व्हाटएवर रिमेनिंग टाइम दैट ही हैड इन हिज लाइफ, he plunged into deep meditation। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन में उन्होंने अपना टाइम जो है वो व्यतीत किया। अब आजादी मिल गया, ठीक है, 1947 में। उसके साथ साथ ये जो मैं प्रॉब्लम आपको कब से बता रहा हूं वो तो था ही, मेजर प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये एक ही प्रॉब्लम था, दूसरी भी समस्याएं थी। ओके, तो वो कौन कौन सी समस्याएं थी जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है, वो है पेज नंबर 37 पे। अंडर दिस टॉपिक, जो लेसन का लास्ट टॉपिक है, पेज नंबर 37 पे, कि इंडिया अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ इट, उसमें प्रॉब्लम्स का लिस्ट दिया गया है 1 2 3 4 5 करके। ओके, उसको हम पढ़ेंगे। इंडिया एंड पाकिस्तान, two separate independent nations came into existence as a result of Mountbatten Plan and Indian independence in 1947। जो मैंने आगे बताया बिल्कुल वही चीज लिखा है कि दो चीजें ऐसी हुई थी, माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के मुताबिक दो देश अलग हो गए। उसके बाद the resolution to the following problems had to be found out। कुछ समस्याएं हमारे सामने आ गई थी, उसमें से कैसे बाहर निकलना है वो समस्या, ठीक है, उसको तुरंत उसका रास्ता हमें नहीं मिल रहा था, और वो प्रॉब्लम्स यहां पे लिखे गए। नंबर 1, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। पहली समस्या, मिलिट्री फोर्सेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि अब तक तो वो सारी बातें जो है वो एडमिन लेवल का जो सारे डिसीजंस थे वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। अब हमें इंडियन आर्मी बनाने की थी, और एक अलग देश था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को उसकी भी पाकिस्तान आर्मी अलग से बनानी थी। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से किया जाए, क्योंकि पहले तो ब्रिटिश आर्मी थी, तो ये एक सबसे नया, और क्योंकि डिफेंस का ये मामला है इसलिए इसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देना वो सबसे प्रायोरिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए सबसे पहले उसको लिखा गया है। दूसरा प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स ओवर एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। दो देश अलग हो गए थे, इसलिए कौन सा हिस्सा और कौन सी प्रॉपर्टी किस देश को मिलनी चाहिए। बंटवारा एक ऐसी चीज है, आप इमेजिन कर लो कि घर में भी अगर बंटवारा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 या 4 बेटे होते हैं किसी घर में, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं, तो जब छोटे थे तब एक ही घर में रहते थे, साथ में हंसते खेलते थे हर रोज, कोई टेंशन नहीं था लाइफ में। लेकिन कई बार हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि इंसान जब बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, तब उसमें बहुत सारी समझ आने लगती है, वो अपना सब अलग अलग ढंग से सोचने लगते हैं। 2 3 4 ऐसे बेटों की संख्या अगर होती है तो एक घर में वो फिर रहने से मना कर देते हैं, वो अपना हिस्सा मांगते हैं अपने माँ बाप से। ऐसी कोई ना कोई समस्याएं आपने आसपास में देखी होगी या सुनी होगी या कहीं पे पढ़ा तो होगा ही, या सीरियल्स है या मूवीज में आपने देखा जरूर होगा, ठीक है। तो ये छोटे पैमाने पे एग्जाम्पल हम सामाजिक लेवल पर बार बार देखते रहते हैं। ये समस्या उसी के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं बड़े पैमाने पर, ठीक है, कि यहाँ पे एक घर की बात नहीं है, 2 देशों की बात है। सो ऑब्वियसली ऑन अ लार्जर स्केल वी कैन सी दैट इंडिया भी एक घर है, पाकिस्तान भी, जहां जो लोग रहते हैं उनके लिए वो घर है।
So the people of both the countries, the leaders of both the countries were concerned about what properties or assets they should acquire. Okay, दोनों देशों को कितनी और कौन सी प्रॉपर्टी या एसेट्स मिलनी चाहिए, ये प्रॉब्लम था जिसका तुरंत सॉल्यूशन किसी के पास नहीं था। तीसरा है डेट्स एंड क्रेडिट्स। डेट यानी कर्जा होता है, इसको डेट प्रोनाउंस करना है, DEPT, डेप्ट नहीं बोलने का। डेट यानी कर्जा होता है, क्रेडिट्स यानी कि हमें जो मिलना होता है, ठीक है, उसको क्रेडिट बोलते हैं, डेट का ऑपोजिट वर्ड है। तो किसको क्या, कौन से देश को कितना कर्जा है, कौन से देश के ऊपर कितना कर्जा होगा, कितना किसको चुकाना है, वो तय करना भी मुश्किल था। क्रेडिट जो है वो किस देश को कितना मिलने वाली है या कितना मिलनी चाहिए, वो भी तय करना अभी बाकी था। और ये ऐसी कोई समस्या नहीं है कि तुरंत उसका सॉल्यूशन आ सके। चौथा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम एंड सेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज को बसाने का प्रॉब्लम, जो कि लाखों हजारों की संख्या में थे। रेफ्यूजीज आने ऐसे लोग जो सालों से कोई एक पर्टिकुलर रीजन में रहते थे, मान लीजिए कि पाकिस्तान, लेकिन वो तो पहले इंडिया था, ठीक है, तो वहां पे अगर कोई हिंदू रहते हैं तो उनको सडनली ऐसा दिमाग में आ गया कि अब हमें इंडिया में रहना है, अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते, ऐसा उनकी एक गलत फहमी। सिमिलरली दोज मुस्लिम्स, देयर वर सो मेनी मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया, जिनको अब इंडिया में रहना नहीं था, या तो फिर उनको ऐसा आया था समझ में कि शायद अब हम इंडिया में नहीं रह सकते, हम कंपल्सरी पाकिस्तान में ही जाके रहना होगा। हालांकि ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि इंडिया का तो जो पॉलिसी था वो बहुत ही क्लियर था कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो इंडिया में रह सकता है। जिसको जाना है पाकिस्तान, उनको जाने की छूट है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान बन गया इसलिए सारे मुस्लिमों को वहां जाके ही रहना होगा, ऐसा कुछ नहीं था। अभी फिलहाल हम देख सकते हैं कि देयर आर सो मेनी मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया। भारत में बहुत सारे मुस्लिम अभी रहते हैं। तो वो पॉलिसी हमने उस वक्त से डिक्लेयर किया था कि किसी भी इंसान को भारत में रहने की छुट्टी है। बट अनफॉर्चुनेटली सम पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, और उनको लिटरली ये लगा कि इंडिया को छोड़ के अब उनको अपना इवन घर मकान भी अगर है, तो बिजनेस है, तो दुकान वगैरह कुछ है, तो भी उसको ऐसा का ऐसा छोड़ के हमें जाना पड़ेगा पाकिस्तान। So that was basically a huge misunderstanding। और ऐसी हालत में वो जो कि अपनी जगह बदल के वहां जा रहे थे, या तो वहां के लोग इधर आ रहे थे, तो उनको एक वर्ड में रेफ्यूजीज कहा जाता है। तो ऑब्वियसली वो लोग नए हैं, यहां से वहां आने का और वहां से उस तरफ जाने का वो जो प्रोसीजर चल रहा है, ओके, तो उसको किस तरह से निपटाया जाए, बिकॉज देयर वर थाउजेंड्स इन नंबर, हजारों की संख्या में वो लोग थे, ठीक है। उनको बसाना और नए तरीके से बसाना, पीसफुल एनवायरनमेंट में उनको बसाना, उनको घर मकान जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करना, खाना पीना, वो सब एक बहुत बड़े समुदाय के लिए, वो भी हमारी नई गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। Okay, so problem of settlement of refugees. Fifth है public services and arrangement of civil servants and administrative staff. ये एक ऑफिशियल समस्या हम इसको कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का काम काज करने के लिए जो ऑफिसेस होती है, सरकारी ऑफिसेस, वहां पे कर्मचारियों का नियुक्ति, एग्जीक्यूटिव लेवल के वर्कर्स, एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट किस तरह से किया जाए, क्योंकि पहले वो काम ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में सारे ऑफिसेस वगैरह थे, ठीक है, लेकिन अब ये सारा काम इंडियन गवर्नमेंट को करना था। हमने आजादी तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अब ये पूरे देश को हमें संभालना था, तो वो आजादी प्राप्त करने से भी ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप अपने घर से कहीं दूर रहने के लिए जाते हो, तो अपनी इच्छा से जा रहे हो,
कि मुझे घर में नहीं रहना है, मैं स्वतंत्र तरीके से रहना चाहता हूँ, अपने तरीके से रहना चाहता हूँ, मैं अपना खुद का घर अलग से बसाना चाहता हूँ, वैसा वैसा करके आप अपना डिसीजन तो लेते हो, डिसीजन लेने में आपको शायद सफलता भी मिलती है, बट दैट इज नॉट द अचीवमेंट। बड़ी समस्या तब आपको नजर में आती है जब आप नए घर में रहने को जाते हो और सब कुछ आपको करना होता है। घर कैसे मैनेज करना, कौन सी चीजों की घर में जरूरत है, क्या चीजें लानी है, किस तरह से क्या करना है, जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, बिल्कुल वैसी ही समस्या है ये कि पूरे इतने बड़े देश को किस तरह से चलाया जाए। ओके, तो वो चलाने के लिए जो सरकारी ऑफिसें होती है उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नियुक्ति करने का काम जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, अब इंडिया की गवर्नमेंट को करना था। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, लोगों को पानी प्रोवाइड करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, बिजली वगैरह प्रोवाइड करना, रोड्स वगैरह बनाना, रेलवे ट्रैक को बनाना और मेंटेन करना, वो सब, ठीक है, सब बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और उसको मेंटेन करना, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस। फिर सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी संख्या जो रहती है हमारे देश में, उसके बीच में शांति और भाईचारा बना रहे, उस चीज का भी ध्यान रखना, न्याय और पुलिस की व्यवस्था जो है उसको बरकरार रखना, ये सारी समस्या अब नए गवर्नमेंट को झेलनी पड़ रही थी। ओके, उसके बाद का आगे का प्रॉब्लम है नंबर 6, डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ इंडिया टू बी फिक्स्ड। के दो देश अलग हो गए थे, इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन फिर बीच में कितना हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, कितना हिस्सा इंडिया में रहेगा, तो वो तो ऑब्वियसली बॉर्डर से तय किया जाता है। तो वो बॉर्डर तय करना, और दो जगह पे बॉर्डर एक्चुअली तय करनी थी, क्योंकि इंडिया तो ऑब्वियसली एक लैंड एरिया, एक यूनिफॉर्म लैंड एरिया था, लेकिन पाकिस्तान दो टुकड़ों में थे, ईस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। हालांकि अभी तो एक ही है, एक ही लाइक लैंड एरिया है, जिसको हम वेस्टर्न पाकिस्तान से गिनते हैं, वही अब नई पाकिस्तान अभी रह गया। लेकिन उस वक्त 1947 में आज का जो बांग्लादेश है वो एक्चुअली उस वक्त ईस्टर्न पाकिस्तान था, जो हमारे बंगाल में से ही अलग हुआ था, एंड देन इट वाज नेम्ड एज ईस्टर्न पाकिस्तान, एंड देन आफ्टर फ्यू इयर्स वो अलग से देश हो गया टोटली बांग्लादेश नाम से। तो कहने का मतलब यही है कि दो तरफ हमें सरहदें बनानी थी, वेस्टर्न पाकिस्तान के साथ भी और ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ, जो उस वक्त इस वक्त बांग्लादेश है, उस वक्त में ईस्टर्न पाकिस्तान था, ठीक है। तो ये 6 समस्याएं मेन है, जिसका डिटेल में मैंने डिस्कशन किया ताकि आपको समझ में आए कि समस्या जो है वो इसका स्वरूप कितना बड़ा होता है। उसके बाद का पैराग्राफ है, a 5-member committee consisting of 2 representatives each from India and Pakistan was formed under the chairmanship of Lord Mountbatten. ओके, एक 5 मेंबर का कमिटी बनाया गया, जिसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से थे, 2 पाकिस्तान से थे, और एक हो गए लॉर्ड माउंटबेटन, तो टोटल 5 हो गए, ठीक है। तो ये सारी समस्याओं को किस तरह से हल करना, वो डिस्कस करने के लिए कमिटी था। द कमिटी अपॉइंटेड डिफरेंट कमीशंस कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट्स टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ऊपर हमने जो प्रॉब्लम्स पढ़े उससे जुड़ी हुई या तो फिर वो समस्याओं को दूर करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, उनको चुना गया, ओके, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनको सौंपे गए, और इस तरह से धीरे 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 ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश शुरू हुआ। हमें यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने की है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अभी भी इंडिया में ही थे आजादी मिलने के बाद भी, ओके। वो 5 मेंबर की कमिटी जो थी उसके एक मेन मेंबर वो थे, फिर 2 इंडिया के थे और 2 पाकिस्तान के थे। इन केस ऑफ एनी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, both the nations admitted to accept the final decision given by arbitrator consisting of 1 representative of India and 1 of Pakistan under the chairmanship of former Chief Justice of India
military commandant general of India, okay, compiled the partition of army, military weapons, etc. अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि एक सिस्टमैटिक प्लानिंग इस तरह से हुआ था कि एक आर्बिट्रेटर भी नियुक्त किया गया था। आर्बिट्रेटर वो होता है कि जब दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है तो बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाने वाला जो इंसान होता है उसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है। लेकिन यहां पे आर्बिट्रेटर के तौर पे दो दो इंसान थे। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो आर्बिट्रेटर का रोल भी किसी को दिया गया था, तो वो दो इंसान को दिया गया था। एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से था और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान से। पार्शियलिटी ना हो पाए इसलिए ऐसे दो अलग अलग कंट्रीज को के लोगों को एक एक को आर्बिट्रेटर के तौर पे रखा गया था। ठीक है, तो उसके चेयरमैन जो थे वो इंडिया के फॉरवर्ड चीफ जस्टिस थे। मिलिट्री कमांडेंट जनरल ऑफ इंडिया कंपाइल्ड द पार्टीशन ऑफ आर्मी, मिलिट्री वेपन्स एक्सेट्रा। ओके, जो कमांडेंट जनरल थे इंडिया के, मिलिट्री कमांडेंट जनरल, वो आर्मी के एक्सपर्ट थे, मिलिट्री के एक्सपर्ट थे वो, तो उनको ये काम सौंपा गया कि मिलिट्री वेपन्स जितने भी हमारे पास है यानी कि इंडिया के पास है उसमें से कितने इंडिया को रखने के और कितने पाकिस्तान को देने के, उन्होंने वो बंटवारा किया। उसके बाद द ब्रिटिश आर्मी लेफ्ट इंडिया बाय February 28, 1948। ये डेट हमें अंडरलाइन करनी चाहिए। आजादी मिलने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रिटिशर्स यहां से तुरंत चले गए दूसरे ही दिन। जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने जितना भी हो सके उतनी हेल्प हमें की थी। जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में रुके थे कुछ सालों तक, उसी तरह से ब्रिटिश आर्मी भी हमारी आर्मी को हेल्प करने के लिए फरवरी 1948 तक रुकी थी। यानी आजादी मिलने के बाद भी 6 महीनों तक रुके थे वो। और ऑफिशियली 28 फरवरी का जो आखिरी दिन होता है 1948, तब उन्होंने भारत छोड़ा, इंग्लैंड चले गए ब्रिटिश आर्मी ने। ऑल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, judiciary were given opportunity to choose whether they would serve India or Pakistan। जो उच्च लेवल के जो अधिकारी लोग हैं, हाई लेवल के जो अधिकारी लोग जो कि पढ़े लिखे थे, उनको अनुभव था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, उन्होंने उनके साथ काम किया था। मिलिट्री, जुडिशरी या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसर्स लोग, उनको ये चॉइस दिया गया कि उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट में काम करना है या तो इंडिया की गवर्नमेंट के अंडर में काम करना है। सो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस उनको भी अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपे गए। दे वर गिवन एश्योरेंस दैट देयर पे, अलाउंस, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, पेंशन एक्सेट्रा। उनको एक एश्योरेंस यानी कि गारंटी दिया गया कि उनके काम और उनके पद के मुताबिक उनको सैलरी, अलाउंस, रिटायर्ड होने के बाद पेंशन वगैरह, सिक्योरिटी, वो सब कुछ मिलेगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एडमिन लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ये तरीका एक चूज किया गया। अ लार्ज नंबर ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम बोथ कंट्रीज माइग्रेटेड लिविंग देयर हाउसेज एंड प्रॉपर्टीज। जो मैंने आगे बताया वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में रेफ्यूजीज पाकिस्तान से इधर भी आ रहे थे और यहां से वहां भी जा रहे थे। वैसे आवागमन जो होता है दोनों साइड से वो ट्रेनों के माध्यम से हो रहा था। उस वक्त पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट का एक जो मीडियम था वो ट्रेन जो थी वो मेन थी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो हजारों की संख्या में जो रेफ्यूजीज थे वो इधर से उधर और उधर से इधर हो रहे थे। India solved the tremendous problem of the rehabilitation and restoration very skillfully and patiently। अब ये भी एक ऐसी समस्या है जिसको तुरंत सॉल्व नहीं किया जा सकता है। हजारों की संख्या में अगर रेफ्यूजीज इंडिया में आते हैं वहां से यहां तक, ठीक है,
तो उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। उनको बसाना, सही ठिकाने पर बसाना, ठीक है, उनको कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करना, उसको करते करते काफी महीने गुजर गए, लेकिन बहुत ही स्किलफुली और पेशेंटली इंडिया की गवर्नमेंट ने वो काम किया, सबको धीरे धीरे अपने ठिकाने पर लगाया, सब धीरे 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 करके सेटल हो गए, हालांकि उसमें महीनों सालों लगे। The then Deputy Prime Minister and Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel merged about 562 small and big princely states of India into Indian Union. कुछ 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब जो रजवाड़े होते हैं, हम देसी लैंग्वेज में उसको रजवाड़े वर्ड कह सकते हैं उसको, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब यहां पर आए इंडिया में, उससे पहले इंडिया में मोनार्की सिस्टम था, राजा लोग रूल कर रहे थे इंडिया में। तो ऐसे पूरा देश अलग अलग टेरिटरीज में बटा हुआ था उस वक्त, बहुत पहले। तो ऐसे 562 प्रिंसली स्टेट्स थे जो अलग अलग किंग्स के अंडर में आते थे। तो सभी प्रिंसली स्टेट्स को, क्योंकि अब तो राजा का जमाना था नहीं, ब्रिटिशर्स सब चले गए, तो नई सिस्टम हमने अडॉप्ट की थी, दैट वाज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के अनुसार सभी प्रिंसली स्टेट्स को 562 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का, इंडियन यूनियन में जोड़ने का काम जो है वो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल ने वो काम किया, और वो बहुत ही स्किलफुली वो काम किया। अगर आपको टाइम मिले तो इससे रिलेटेड एक मूवी है जिसका नाम ही है सरदार। कुछ सालों पहले वो मूवी बनी थी, यूट्यूब में फ्री अवेलेबल है, आप सर्च कीजिएगा, और मेरे ख्याल से जरूर देखना चाहिए आपको। क्या हिस्टोरिकल रिलेवेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि इतने सारे राज्यों को इंडियन यूनियन में मर्ज करने का काम कितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी सरदार पटेल ने बखूबी वो काम किया, बहुत ही स्किलफुल तरीके से काम किया, और 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन के साथ मर्ज किया। ओके, so do watch that movie whenever you find time. Sardar Vallabhbhai Patel's strong determination, iron will, and diplomatic negotiation solved these problems. ठीक है, वो एक स्किलफुल इंसान थे, प्लस वो दृढ़ निश्चय वाले भी इंसान थे, उनके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बदौलत, और उनके आयरन विल, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, उसकी बदौलत, और उनका डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करने की उनके अंदर जो स्किल थी उसकी बदौलत हम ये सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में जोड़ पाए, और इंडिया एक वापस एक नया राष्ट्र बना आजादी के बाद। ठीक है, फिर इस लेसन का लास्ट पैराग्राफ है, Yet, long-term planning to find a solution to problems like effects and communal rights due to partition, the shock of Mahatma Gandhi's death to make independence India self-reliant with the help of good governance, the weak condition of Indian agriculture, to create an atmosphere of peace and tranquility in the country, the internal external security of country, etc. became necessary. कुछ प्रॉब्लम्स फिर भी रहे, जितना हमने कोशिश किया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स इंडिया के रहे। तो उसके कारण है लास्ट पैराग्राफ में लिखे गए हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसको इमीडिएटली सॉल्व करना इम्पॉसिबल था, इसलिए उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ा। मान लीजिए कि सभी लोगों को पढ़ाना लिखाना ये वो सब जो होता है, गरीबी दूर करने का काम जो होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम जो होता है, इकोनॉमी को ऊपर उठाने का जो काम होता है वो तो तुरंत नहीं होता है। तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग किए गए। ओके, और साथ ही साथ में जब गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही थी तो साथ में कम्युनल राइट्स तो थे जो वो तो चल ही रहे थे। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा हेडेक था, पार्टीशन की वजह से ये सब चल रहा था, वो भी तुरंत नहीं रुके, बहुत हिंसा हुई, बहुत लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। पब्लिक प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट को
लोगों को, सबको बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, फिर है द शॉक ऑफ महात्मा गांधी डेथ। महात्मा गांधी जी की जो डेथ हो गई वो भी लाइक कुछ ही महीनों के बाद, आजादी प्राप्त करने के कुछ ही महीनों के बाद उनको उनका एसैसिनेशन हुआ, पॉलिटिकल उनका मर्डर हुआ। आप लोगों ने हिस्ट्री में ये नाम शायद पढ़ा है तो, कि नथुराम गोडसे जो है उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, हाँ, तो ये इसको भी हम समस्या कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने आजादी दिलवाने के लिए अपना बहुत ही योगदान दिया था, अपने फैमिली वैल्यूज को, फैमिली लाइफ को इनफैक्ट वो छोड़ के समाज सेवा के काम में और इंडिपेंडेंस दिलाने के काम में लग गए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डिसीजन जो वो खुद नहीं ले पाए, या तो कुछ ऐसी दुर्घटना जो है वो खुद रोक नहीं पाए, फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे मानने वाले थे इंडिया में रहने वाले, जिनमें से नथुराम गोडसे एक था, कि ये इंडिया का पार्टीशन करवाने वाले महात्मा गांधी खुद है, ऐसा वो मानते थे। और शायद उनकी मान्यता की वजह से ही उन्होंने गुस्से में आकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी, जो कि बहुत ही दुखपूर्ण बात है। ओके, तो इससे वापस पूरा देश जो है, क्योंकि हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते थे, आज भी मानते हैं, तो सभी को बहुत ही गहरा सदमा लगा। ठीक है, तो उससे भी गवर्नमेंट को सभी लोगों को बाहर लाने की एक जिम्मेदारी थी। अब महात्मा गांधी नहीं रहे, उसके बाद सेल्फ रिलायंट विद द हेल्प ऑफ गुड गवर्नेंस, अगर सरकार अच्छे तरीके से काम करती है तो हम आजकल जो वर्ड बार बार इस्तेमाल करते हैं आत्मनिर्भरता, ओके, वो आत्मनिर्भरता हमारे में आ जाए, बाहर से कहीं से कर्जा ना लेना पड़े, बाहर की गवर्नमेंट की कोई हेल्प ना लेनी पड़े। ठीक है, वो लेवल हमारा आ जाए, ऐसा हमारा विश था। द वीक कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर का जो कंडीशन था वो भी कोई इतना खास अच्छा नहीं था उसमें। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। India's main culture was agriculture. Still it is the main occupation. हमारा जो ऑक्यूपेशन है मेन, वो आज भी एग्रीकल्चर है, लेकिन एग्रीकल्चर का जो कंडीशन था, जो लेवल था, वो पुअर था। आज उसमें टेक्नोलॉजी की बदौलत जरूर सुधार हुआ है, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतना हमारे पास नहीं था। तो बहुत ही बेसिक लेवल का देसी तरीके का एग्रीकल्चर को हम लोग फॉलो करते थे, इसलिए उसमें हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो उसको इंप्रूव करना वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द कंट्री, कम्युनल वायलेंस वाले माहौल में, क्योंकि भले दो देश अलग हुए इंडिया पाकिस्तान, लेकिन फिर भी हमने ऐसा कंपलसरी नहीं किया था कि सारे मुस्लिम लोग हैं उनको पाकिस्तान में जाने का। काफी सारे मुस्लिम लोग इंडिया में रह रहे थे। तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट को यह भी ध्यान रखना था कि दोबारा कम्युनल वायलेंस शुरू होना चाहिए, शांति और भाईचारे का एटमॉस्फेयर बना रहे, लोग पुरानी बातों को भूल जाए और फॉरगिव एंड फॉरगेट करके लोग एक दूसरे के साथ रहना सीख ले। वो जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की। ठीक है, द इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, देश की अंदर की आंतरिक और बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो भी गवर्नमेंट के ऊपर थी। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं जो है वो लॉन्ग टर्म वाली समस्याएं थी, जिसका तुरंत हल नहीं हो सकता है, और वो एक प्रॉब्लम है। बिकॉज आगे मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी बॉर्डर जो है वो पॉलिटिकल बॉर्डर बहुत सारे देशों के साथ शेयर होती है। सो ऑब्वियसली द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इश्यूज ऑफ ऑल। ओके, तो ये सारी समस्याओं से आज भी हम लड़ रहे हैं। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। As far as the exercise is concerned, you know it very well that you are supposed to do it by yourself from the textbook itself. The answers can easily be found out from the textbook itself. But in case if you're directly using any reference book,
तो आप कैंप पब्लिकेशन या ओशन पब्लिकेशन या नवलिक पब्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। और आंसर्स को आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और लिखना ही है। ओके, विद एमसीक्यूज को भी आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये 5th चैप्टर हिस्ट्री का वो भी खत्म होता है। 2-3 बार इसको जरूर पढ़िएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं। ओके, पढ़ने के बाद ही आपको एक्सरसाइज करना है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखें। 2-3 बार पढ़ने के बाद ही आपको एक्सरसाइज करना है। फाइन, so that's it for today. Thanks very much for your time and enjoy your weekend. Bye bye.